जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल गणित कुंड में। आज की इस क्लास में हम ट्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं, चाहे वो फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, नवोदय का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आज की इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। आपका सुझाव सम्माननीय होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पूर्व, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो रेल से संबंधित होंगे, है ना। लेकिन उन प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम रेल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्रों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि यदि आप इन तथ्यों को, इन पॉइंट्स को, इन सूत्रों को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप आगे जो मैं प्रश्न आपको हल करवाऊंगा उन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे। काफ़ी कठिनाई होगी उन प्रश्नों को हल करने में, है ना। तो प्लीज़ इसको केयरफुली ढंग से अच्छे से समझिएगा। और अगर जहाँ पर भी समझ में आपको ना आए वहाँ पर वीडियो को पॉज करके वापस देखिएगा। मैं दावा करता हूँ आपसे कि आपको हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी और इसका एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, है ना। तो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी कुल दूरी होती है। तो समझते हैं इस बात को। क्या है कि समझिए, आप ऐसे प्रश्न सुने होंगे कि एक ट्रेन एक्स की स्पीड से या वाई की स्पीड से किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में, 10 सेकंड में पार करती है ना। तो इस तरीके तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे काफ़ी प्रश्न आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जब भी दूरी की बात आती है, समझिएगा बात को, कि जब हम इस तरीके के प्रश्न को हल करते हैं तो जो हमारी दूरी होती है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन की अगर हमें चाल निकालना हो तो ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो जो हमारी दूरी होती है ना, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ट्रेन जब पार करती है तो जो व्यक्ति के पास तो कोई लंबाई नहीं होती है और ना ही खंबे के पास लंबाई होती है। तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारी क्या होती है, दूरी होती है। बात समझ में आपको आ रही है ना। तो आगे देखते हैं। तो इसी इसी तथ्य के आधार पर यहाँ पे ट्रेन की चाल का क्या बनता है, एक सूत्र बनता है। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होती है। तो दूरी क्या रहेगी, दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, अभी आपको बताएं। और बटे में क्या रहेगा, समय रहेगा। कौन सा समय, व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगा समय, है ना। तो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो उस वक्त ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाती है, ट्रेन की लंबाई बटे व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगा समय। फिर इसी सूत्र से हम पक्षांतर करके एक एक दूसरे को पक्षांतर करके क्या कर सकते हैं, अन्य सूत्र बना सकते हैं। जैसे अगर इसी से हमें ट्रेन की लंबाई निकालना हो, हमें ट्रेन की चाल पता हो और समय पता हो, व्यक्ति या खंभे को पार करने में जो लगा समय है अगर वो पता हो तो हम ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, इस समय को हम इधर भेज देंगे तो बटे से समय इधर कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल और गुणे में व्यक्ति या खंभे को पार करने में लगा समय। ठीक है। एक चीज और है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न ट्रेन से संबंधित ही होता है लेकिन व्यक्ति या खंभे को पार नहीं, उस प्रश्न में व्यक्ति या खंभे को पार नहीं कराया जाता है, सीधे ट्रेन की चाल पूछी जाती है। जो ट्रेन की चाल होगी वो क्या होगी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी के दौरान दूरी को तय करने में लगा कुल समय, है ना। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे कुल समय। यह भी चाल का एक फॉर्मूला होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले तथ्य की ओर। जैसे अगला हमारा तथ्य, अगला फैक्ट क्या कहता है, जब ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन, जिसे हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, या पुल या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है ना। ट्रेन किसी को भी पार कर सकती है, या तो किसी रेलवे स्टेशन को करेगी या पुल को करेगी, पुल जिसको हम ब्रिज कहते हैं इंग्लिश में, उसको करेगी, या फिर दूसरी ट्रेन को पार करती है। तो जो हमारी कुल दूरी होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, पुल या फिर ट्रेन की लंबाई का योग होती है। समझिएगा बात को, है ना।
जैसे सिंपल चीज़ है, यहाँ पे इस केस में जब ट्रेन किसी व्यक्ति को या खंभे को पार कर रही थी, तो हमारी ट्रेन की लंबाई ही हमारी कुल दूरी थी। लेकिन इस केस में नहीं है। इस केस में क्या होगा, जब ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन को पार करेगी या पुल को पार करेगी या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करेंगी, तो इस केस में जो हमारी दूरी होगी, वो हमारी ट्रेन की लंबाई के साथ-साथ जो पुल की लंबाई है, जो रेलवे स्टेशन की लंबाई है, उसको भी हम उसमें जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को क्लियरली समझिएगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक पुल है ना? ये क्या है? एक पुल। अब ये एक दूसरी ट्रेन है। अब ये ट्रेन इस पुल से होके क्या करेगी? गुजरेगी। तो ये ट्रेन इस पुल को कैसे पार करेगी? जैसे ये ट्रेन इस पुल के ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है? ये ट्रेन इस पुल के ऊपर से ऐसे जा रही है। तो अब ये ट्रेन इसको कब पार करेगी? जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। बात समझिए, जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल जाएगी। तो इस केस में जो टोटल दूरी होती है, वो इस ट्रेन की लंबाई और साथ ही साथ इस वाली ट्रेन की लंबाई, इन दोनों की लंबाई का योग होती है। यानी जो टोटल दूरी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल दूरी हो जाएगी वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, है ना? यानी इस ट्रेन की लंबाई पहले ट्रेन की लंबाई, और अगर ये पुल है तो पुल की लंबाई, या फिर ये भी एक ट्रेन है, ये भी एक ट्रेन है, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों का टोटल हो जाएगी हमारी कुल दूरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इसी तरह से जुड़ा हुआ जो हमारा सूत्र बनता है वो क्या है? अगर हमें ट्रेन की चाल निकालनी हो, है ना? तो ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगी? पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय। बात समझ में आ रही है? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमारी क्या होगी? जिस पुल को पार कर रही है उस पुल की लंबाई प्लस जो ट्रेन है उस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों का योग, और बटे में उस पुल को पार करने में लगा समय। ये क्या होता है? ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो समझिएगा। जब ट्रेन किसी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना? कि जब ट्रेन ट्रेन तो जब किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हो, है ना? तो उस व्यक्ति को जब प्रश्न ये बनता है कि किसी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कोई ट्रेन इतने सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्रकार का जब प्रश्न बनता है, तो उस केस में जो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई है, उसको नहीं जोड़ा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। या फिर पुल की लंबाई है, तो पुल की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता, या फिर ऐसे समझ लीजिए, जब मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन उस ट्रेन को पार कर रही है, ठीक है? अब उस ट्रेन पर जो बैठा व्यक्ति है दूसरी ट्रेन पर, समझ रहे हैं बात को? तो जो दूसरी ट्रेन है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, या फिर इसी को आप कोई प्लेटफ़ॉर्म वगैरह भी मान सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए ये क्या है ये हमारी दूसरी ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, या फिर इसी को आप पुल मान सकते हैं, या इसी को आप क्या मान सकते हैं? प्लेटफ़ॉर्म मान सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म मान सकते हैं। जब इस पर खड़ा कोई व्यक्ति है मान लीजिए, या ट्रेन पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब कोई दूसरी ट्रेन, ये वाली, इस ट्रेन को मान लीजिए ये ट्रेन 1 है, तो ये ट्रेन क्या हो जाएगी? ये ट्रेन 2 हो जाएगी। तो जब ये वाली ट्रेन T2, यानी जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी, तो इसकी जो लंबाई होगी, जब इस ट्रेन को पार करेगी, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे टोटल दूरी के लिए। लेकिन यहीं पर जब ये वाली ट्रेन इस ट्रेन पर बैठे, या इस पुल पर खड़े, या इस प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करेगी, तब हम इस प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई को नहीं जोड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यही यह तथ्य बताता है। ठीक है? फिर इसके बाद अगला हमारा सूत्र क्या बनता है? इसी में चीज़ों को इधर-उधर पक्षांतर करके हम इस पार से उस पार पक्षांतर करके नए सूत्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब ट्रेन की लंबाई का एक सूत्र बन रहा है ना? जैसे मान लीजिए ट्रेन की लंबाई मुझे निकालनी है, ये वाली राशि ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे, तो ट्रेन की चाल गुणे समय, प्लेटफ़ॉर्म को पार करने में लगा समय, और इसको इधर भेजेंगे तो ये जो पुल की लंबाई है वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस पुल या प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई। ठीक है? इसी प्रकार आप चीज़ों को इधर-उधर पक्षांतर करके कई सारे सूत्र निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर आपको पुल की लंबाई पता हो, ट्रेन की लंबाई पता हो, ट्रेन की चाल नहीं पता हो, तो पुल को पार करने में लगा समय निकाल सकते हैं। आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है? तो अब हम समझते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। अब अगला फैक्ट हमारा क्या कहता है? जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आती या जाती हैं, तो उनकी चालों को जोड़ देते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IMP इसमें मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में आती हैं या फिर जाती हैं, क्योंकि प्रश्न दोनों तरीके से बनता है, ट्रेन आती हैं और जाती हैं भी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनकी चालों को जोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब ट्रेन विपरीत विपरीत दिशा मतलब उल्टी दिशा, मान लीजिए एक ट्रेन ये है, ये इधर से आ रही है, एक ट्रेन ये है, ये इधर से जा रही है, तो इसकी दिशा इधर की ओर है और इसकी दिशा कहाँ है, इसकी दिशा आगे की ओर है। ठीक है, तो जब ट्रेन इधर जा ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, तो इन दोनों केस को हम क्या कहते हैं कि एक दूसरे की विपरीत दिशा। बस समझ आ रही है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है ना, तो विपरीत दिशा होगी, उल्टी दिशा होगी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, या अलग अलग दिशा में। लेकिन जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाए, जैसे मान लीजिए कि ये दो ट्रेन हैं, ये दोनों ट्रेनें कहाँ जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, तो इस केस को हम कहते हैं समान दिशा। बात समझ में आ रही है, इस केस को हम क्या कहते हैं, समान दिशा। तो जब दो ट्रेन एक ही दिशा में अर्थात एक ही ओर आती है जाती हैं, तो उनकी चालों को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। यानी दिशा अगर उल्टी है तो चालों को हमें जोड़ देना है, और दिशा अगर विपरीत है तो चालों को हमें क्या कर देना है, घटा देना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इन दोनों तथ्यों का ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन दोनों को आपको ढंग से याद कर लेना है और नोट कर लेना है। ठीक है, फिर हम समझते हैं आगे के कुछ फैक्टों के बारे में। ठीक है, तो जो अभी तक हमने फैक्ट पढ़े, उन्हीं फैक्ट पर आधारित कुछ यहाँ पे सूत्र निकल के आते हैं। जैसा, जब एक ही दिशा में दो ट्रेन जाती हैं, है ना, दोनों ट्रेनों की दिशा क्या होती है, एक ही होती है। ये भी इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है। तो इस केस में जो टाइम होता है, टी बराबर D1 प्लस D2 अपॉन S1 माइनस S2। तो यहाँ पे T1 का मतलब क्या है, तो यहाँ देखिए T1 मतलब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, है ना। क्योंकि प्रश्न बनते हैं कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में अलग अलग चाल से जा रही हैं, तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो टी है एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो टी बराबर D1 का मतलब यहाँ पे है पहले एक ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, D2 का मतलब है दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और बटे में S1 माइनस S2, तो S1 का मतलब है पहली ट्रेन की चाल, S2 का मतलब है दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है, तो आपको भी पता है, हमने अभी बताया था कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में होती हैं, देखिए जब ट्रेन एक ही दिशा में होती है तो उनकी चालों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जब अलग अलग दिशा में होती है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने इन दोनों की चाल को क्या कर दिया है, स्पीड को घटा दिया है। तो ध्यान रखिए, ये जो घटी हुई स्पीड है, ये वाली जो स्पीड है जिनको हम घटाते हैं, और ये यहाँ पे स्पीड को देख रहे हैं आप, जोड़ रहे हैं, तो इन स्पीड को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। दोनों की क्या कहते हैं, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड। ये जो नई स्पीड निकल के आती है भाई, इन दोनों को घटाएंगे तो कुछ स्पीड निकल के आएगी, जोड़ेंगे तो कुछ निकल के आएगी, तो उनको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, या हिंदी में इसी को कहते हैं सापेक्षिक चाल या सापेक्ष चाल, सापेक्षिक चाल। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे सूत्र क्या बनता है, टी बराबर D1 प्लस D2 अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग बटे उनकी चालों का अंतर, है ना। फिर यहाँ से अगर हमें D1 मतलब अगर पहली ट्रेन की लंबाई निकालनी हो, तो पहली ट्रेन की लंबाई निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा, D1 बराबर इसको इधर भेज देंगे और इसको भी इधर भेज देंगे, तो D1 बराबर क्या बन जाएगा, टी, इसको जब इधर भेजेंगे तो बटे से इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो S1 माइनस S2 गुणे कितना हो जाएगा टी, S1 माइनस S2 गुणे कितना हो गया टी, और फिर इसके बाद इसको इधर भेज दिए, बच्चा कौन, D2 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस D2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे मुझे दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो क्या कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए इसकी जगह पर इसको कर देंगे और इसकी जगह पर इसको कर देंगे। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इंटू टी माइनस D1। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पर मान लीजिए उनकी चालों का योग या अंतर पूछता है, तो इसको इधर करके इसको इधर बस कर लेते, बात खत्म हो जाती है ना, बहुत सिंपल सा है। आप इन सभी राशियों को इधर उधर पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। फिर इसी प्रकार जब विपरीत दिशाओं में दो ट्रेन जाती हैं, तो यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मूला बनता है एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय टी है, टी बराबर क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 अपॉन S1 प्लस S2, क्योंकि दिशाएं विपरीत है तो चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से सेम इसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट याद रखने लायक है, वो क्या है समझिए। जब एक ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन को पार करती है, समझिएगा बात को, है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दो ट्रेन जरूरी नहीं कि दोनों चलती हों, एक ट्रेन रुकी रहती है, एक ट्रेन खड़ी रहती है, सॉरी एक ट्रेन रुकी रहती है और एक ट्रेन चलती रहती है। तो जब
खड़ी हुई ट्रेन को कोई ट्रेन पार करती है, तो उस समय जो खड़ी हुई ट्रेन है ना, तो उसकी चाल को नहीं लिया जाता है, केवल चलती हुई ट्रेन की चाल को लिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए पहली ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन क्या है? रुकी हुई है। तो जो पहली ट्रेन की स्पीड है वो तो कुछ ना कुछ होगी जो चल रही है, लेकिन जो ट्रेन ट्रेन दूसरी है वो रुकी है, तो रुकी हुई ट्रेन की क्या चाल होती है? कुछ नहीं होती है, ज़ीरो होती है। तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, तो ज़ीरो रखने से क्या होगा? S1 में ज़ीरो जोड़ेंगे तो S1 ही ना आएगा, और यहाँ S1 में ज़ीरो घटाएँगे तो S1 ही रहेगा, है ना? इसलिए केवल चलती हुई ट्रेन की स्पीड लेना है, दूसरी ट्रेन की स्पीड को नहीं जोड़ना है, ठीक है? और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन पर बैठे किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस समय दूसरी ट्रेन की लंबाई को जोड़ा नहीं जाता। ये तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है? अब हम समझते हैं, अब हमारे प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है। अब हम कुछ सवालों को क्या करेंगे, ये जितने भी तथ्य अभी मैंने बताए हैं, इन्हीं तथ्यों पर आधारित कुछ हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। अब इन सवालों को हम एक-एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि पटना और हावड़ा के बीच की दूरी 530 किलोमीटर हो? तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, मात्रक को पहले देख लिया करें। ऑप्शंस हमारे के मात्रक क्या है और हमारे प्रश्न में जो दी गई राशियां हैं उनके मात्रक क्या है। जैसे यहाँ पे सारे मात्रक घंटे में है, तो हमारी दूरी भी किस में होनी चाहिए? किलोमीटर में। समय होना चाहिए घंटे में, और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तभी आएगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए, चाल हमें दी नहीं गई है, तो यहाँ से पहले हम चाल निकालेंगे। तो एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर निकलती है, तो समझिए, तो जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी? समझिएगा बात को, सिंपल सी चीज़ है भाई। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना? तो दूरी कितनी है? ट्रेन 300 किलोमीटर चलती है, तो दूरी हो जाएगी हमारी 300, और कितने घंटे में चलती है? 6 घंटे में। टाइम कितना है? 6 घंटे। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, और जीरो से जीरो, यानी कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जो हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आई? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पटना से हावड़ा पहुंचने में कितना समय लगेगा? हमको समय बताना है। और दूरी कितनी है? दूरी 530 किलोमीटर। हावड़ा और पटना के बीच की दूरी कितनी है? 530 किलोमीटर, ठीक है? तो हमको समय बताना है। तो समय यानी टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 530 किलोमीटर, और जो चाल है, ट्रेन की चाल हमने निकाला है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद आप सोल्व करेंगे तो 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 एक कम 5, या सीधे आप काट लीजिए, 53 ही तो है। 5 दाहम 50, बचा कितना? 3। अब 3 5 से नहीं कटेगा, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट 3/5 लिख दीजिए, है ना, या फिर आप दशमलव लगा के कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो जैसे अगर अब मैं दशमलव लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? 30, और 5 से कितनी बार कट जाएगी? 6 बार में, यानी 10.6। अब ये समय है तो 10.6 घंटे। कितना समय लगेगा? 10.6 घंटे। लेकिन यहीं पर हम दूसरे तरीके से, कभी कभी क्या होता है, हमारे ऑप्शन मिश्र भिन्न के रूप में होते हैं। जैसे देखिए, हम यहाँ पे हमारे दो से तीन ऑप्शन मिश्र भिन्न में है, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 10.6 तो हमारे किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, कितना आ जाएगा? 10 तो हमारा आ गया था, कट के बचा कितना था? 3 बचा था। तो बस ये जो 3 बचा वो लिख लीजिए, और बटे में कितना है? 5 5। तो 10 सही, इसको मिश्र भिन्न हमारी क्या बनेगी? 10 सही 3/5 घंटे। कितना? 10 सही 3/5 घंटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब हम समझते हैं प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न क्या कहता है? 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? 200 मीटर दी हुई है, ठीक है? तो 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है? ट्रेन की चाल। ये जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने बताया था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? तो समझिए, ट्रेन की ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। और दूरी मतलब हमें बताया था कि जब किसी व्यक्ति को पार करती है कोई ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? 200 मीटर। दूरी हमारी क्या हो जाएगी? 200 मीटर, ठीक है? और इसके बाद जो टाइम है पार करने में, वो कितना लग रहा है? दूरी बटे समय होता है ट्रेन की चाल, तो समय लग रहा है 5 सेकंड। तो इसको आप काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, और ये जीरो, यानी कितना आया? 40 मीटर प्रति सेकंड। पर ध्यान रखिएगा,
हमारा जो ऑप्शन है, ट्रेन की चाल तो हमने निकाल ली 40 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमारे ऑप्शन में जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है ना, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कैसे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं। चलिए देखते हैं, 40 मीटर प्रति सेकंड को अब हमें इसको बदल देना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40। अब आया कितना, 8 × 18। तो 8 × 18 का मतलब क्या होता है, 18 × 8 144, 144 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आप इन क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास जो अन्य बुक हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आज तो आप सीख लेंगे वीडियो, जब तक आप जब एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। इसलिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर हम समझते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 80 मीटर लंबी एक ट्रेन एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल क्या होगी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है जो अभी हमने सोल्व किया। तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, और इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद स्वयं कीजिए और आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब हमसे दूरी पूछ रहा है, और दूरी बराबर क्या होता है, आपको पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे ट्रेन की चाल दी हुई है, पार करने में समय भी दिया हुआ है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, समय दी है 18 सेकंड में, मात्रक अलग अलग, हमको पहले मात्रक सेम कर लेना है। यानी टाइम सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, तो हमको चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देना है। ठीक है, तो हम चाल को बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो जो हमारी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 9 से। 9 से कितनी बार में, 2 बार में, 9 दूनी 18, और 9 से कितनी बार में, 5 बार में, 9 पंजे 45। ठीक है, अब कितना आया, अब तो कोई कटेगा नहीं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 25, और बट्टे में कितना, 2। तो आप चाहे 25/2 मीटर प्रति सेकंड यूज कीजिए, चाहे आप इसको भाग दे के दशमलव के रूप में यूज कीजिए, है ना। हम क्यों भाग देंगे, हम ऐसे ही रहने देते हैं, हो सकता है आगे चल के ये कट जाए। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या आई, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको भी पता है क्या करना है, चाल को हमने बदल दिया। अब डिस्टेंस निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। चाल कितनी है मीटर प्रति सेकंड में, 25/2, और गुणे समय कितना लग रहा है पार करने में, समय लग रहा है हमारा 18 सेकंड। तो 18 से गुणा कर देंगे तो 2 से कितनी बार में कट गया, 9 बार में कट गया। इसीलिए मैंने नहीं भाग दिया था, क्योंकि बटे का 2 कट जाता है, अधिकांश केस में कट जाता है, इसलिए आप मत गुणा भाग दिया करिए। तब कितना आ गया, 25 से 9 का गुणा कर देंगे तो 25 नमा कितना होता है, 25 दाहम 250, एक बार 25 घटा दोगे तो 225, कितना आ गया, 225 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 225 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर हम समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार फिर से, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर लग रहा हो कि हाँ सर ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंजूसी ना किया करिए, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राम के खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, है ना। वो रखे ही हैं ऐसे क्वेश्चन मैं ताकि एक क्वेश्चन में समझाऊं और एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूं। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसको भी आप होमवर्क में कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हम समझते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक बिजली के पोल को कितने देर में पार कर जाएगी, है ना। कितने देर में मतलब इस बार हमसे टाइम पूछा है, ट्रेन की लंबाई दिया है यानी दूरी दी है, ट्रेन की लंबाई हमारी दूरी होती है, तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी दिया है, और ट्रेन की चाल दिया है। तो हमको क्या करना है, इस बार समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
है ना। तो बहुत सिंपल से लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो, है ना। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितना है 150 मीटर, और समय क्योंकि मात्रा तो सब सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो चाल कितनी है 25, तो अब इससे काट लीजिए, 25 चौको 100 होता है और 25 छक्का 150 होता है, सीधे 6 बार में कट गया। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 6 सेकंड निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार कर पाएगी। ये क्वेश्चन अब आ गया पुल वाला, है ना। तो अब यहाँ से समझते हैं, सिंपल चीज़ है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पुल को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, अभी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो जो टाइम होता है पुल को पार करने में, तो पुल को पार करने का जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई यानी D1 ट्रेन की लंबाई मान लीजिए D1 और पुल की लंबाई मान लीजिए D2, तो D1 प्लस D2 ये टोटल दूरी हो जाएगी, और जो स्पीड है ट्रेन की चाल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन यानी TS। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो ट्रेन जो टाइम है, टाइम कितना लगेगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 100 दी हुई है, ठीक है। और फिर 200 मीटर लंबे पुल, पुल की लंबाई कितनी दी हुई है, 200 मीटर दी हुई है। और ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड है 27 किलोमीटर प्रति घंटे। तो समझिएगा, यहाँ पे जो दूरी है ट्रेन की लंबाई मीटर में है और टाइम सेकेंडों में है, और जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अब आपको इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो चाहे तो आप यहीं बदल दीजिए, क्या करना है, सिंपल सी आपको 5/18 का गुणा बस करना है, तो ये हो जाएगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये 27 हो गया। अब इसमें आप क्या कर दिए, 5/18 से, तो 5 और जो बटे का 18 है, वो बटे का 18 यहाँ ना रखे, क्योंकि दो दो बटे हैं, तो वो बटे का 18 ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर इन दोनों में 18 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार में एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, या पहले अलग से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहें। तो 100 और 200 कितना हो गया, 300 हो गया, और गुणे में कितना है 18 है, और बटे 27 गुणे 5 है, ठीक है। तो 5 तो 27, ये भी 3 से 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 से ये कट जाएगा 100 बार में, 3 से कितनी बार में कट जाएगा 100 बार में, 3 एक कम 3 और 2 जीरो, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, 5 से 100 कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में कट जाएगा, बचा क्या, नीचे सब कट गया, ऊपर बचा 20 गुणे 2, 20 गुणे 2 कितना हो गया 40, कितना है, तो टाइम कितना आ गया 40 सेकंड। टाइम कितना निकल के आ गया 40 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेम 7 की तरह है, तो इसको भी आप स्वयं करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। ये ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप सॉल्व जरूर कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो सारा चीज़ आप भूल जाएंगे। तो अगर आप भूल जाएंगे तो फिर मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। अब हम समझते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न हमारे क्या कहते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति, यानी अब इस बार रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो मुझे लगता है कि इसको भी मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे में ट्रेन पुल को पार करने में लगा समय, है ना। आपको पता है, सूत्र में इधर करवा चुका हूँ, ये सूत्र आपको मैं यहाँ करवा चुका हूँ कि जो ट्रेन की चाल होती है वो क्या होती है, ट्रेन सॉरी ये वाला, जो ट्रेन की चाल होती है वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई और बटे प्लेटफॉर्म को पार करने का कुल समय। इस सूत्र में मान रख के आप कर सकते हैं, तो ये आप कर लीजिएगा। हम समझते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो इसको भी आप स्वयं कीजिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है, 280 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक 200 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। इस बार भी टाइम पूछा है, इस बार भी क्या है, टाइम पूछा है। हमें किसकी लंबाई दिया है, ट्रेन की लंबाई दिया है, पुल की लंबाई दिया है, तो ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई को आप जोड़ देंगे तो दूरी निकल आएगी। स्पीड दिया ही है तो दूरी बटे स्पीड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना करेगा, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि दूरी हमारी मीटर में रहेगी, टाइम सेकंड में रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप स्वयं कीजिएगा। फिर इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 11, एक ट्रेन 5 मिनट में
2400 मीटर की दूरी तय करती है। यदि वह 250 मीटर लंबे एक रेलवे स्टेशन को 57.5 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना? अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं भी ट्रेन की चाल नहीं दी हुई है। ट्रेन की लंबाई पता है 200 मीटर ट्रेन की लंबाई तो निकालना ही है ना? तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलवे स्टेशन की लंबाई आपको पता है 250 मीटर है, ठीक। और लेकिन क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लग रहा है वो आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है और ना ही ट्रेन की चाल मालूम है। तो यहाँ से हम जो पहला डाटा दिया है, ट्रेन 5 मिनट में 2400 मीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या हो जाएगी? 2400 मीटर। 2400 मीटर दूरी है और कितने मिनट में तय कर रही है? 5। तो ध्यान रखिएगा, चाल निकाल रहे हैं तो चाल मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो दूरी तो मीटर में, लेकिन टाइम को सेकंड में बदलेंगे। तो 5 मिनट, और इसको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 6 चौको 24, और ये एक 0 से 0 आ गया, ठीक है। और 5 अट्ठे 40, यानी कि स्पीड कितनी आई? 8 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड क्या निकल के आ गई ट्रेन की? 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको बताना है, यदि वह 250 मीटर लंबे एक रेलवे स्टेशन को इतने सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो ट्रेन की लंबाई सिंपल सी चीज़ है। ट्रेन की लंबाई यानी कि कौन सा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं? यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये ये वाला फॉर्मूला। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगी? ट्रेन की चाल गुणे समय माइनस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, है ना? तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? ट्रेन की चाल कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकंड, गुणे समय कितना लग रहा है पार करने में? 57.5 सेकंड, और फिर माइनस क्या कर देना है? पुल की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप गुणा करेंगे तो 8 पंजे कितना हो गया? 40, 40 की जीरो, और फिर एक अंक के बाद डेसिमल है तो इसके बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। फिर 40 की जीरो कैरी कितना आया? 4 आया। 8 सत्ते 56, 56 4 60, 60 की जीरो कैरी कितना आया? 6 आया। 8 पंजे 40, 40 6 46, ठीक है। अब दशमलव के बाद जीरो है तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। अब कितना आ गया? 460, गुणा के 460, माइनस कितना है? 250। 460 में 250 घटाएंगे तो कितना आएगा? 210। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 210 मीटर। तो सिंपल सी चीज़ था, कुछ नहीं था इसमें, भी कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 210 मीटर। क्वेश्चन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 120 मीटर लंबी ट्रेन ए। अब यहाँ पे एक ट्रेन है ए जिसका नाम है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। यानी कि यहाँ पे दो ट्रेन है, एक ट्रेन है ये, इसकी लंबाई कितनी है? 120 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड। ये इधर की ओर जा रही है, समझ रहे हैं बात को? ये कौन सी ट्रेन है? ए ट्रेन है, ठीक है, चल रही है। और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी, ठीक है, विपरीत दिशा में 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। विपरीत दिशा का मतलब अब एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर इस तरफ की ओर। इस ट्रेन का नाम क्या है? बी है, ठीक है। इस ट्रेन का नाम क्या है? बी। और इसकी लंबाई कितनी है? इस ट्रेन की लंबाई है 130 मीटर। इसकी लंबाई 130 मीटर हो गई, ठीक है। और ये कौन सी स्पीड से आ रही है? इसकी स्पीड क्या है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको क्या बताना है? एक दूसरे को पार करने में लगा समय। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लगा समय। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको मैं इसका फैक्ट बता चुका हूँ कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आती हैं तो दोनों की चालों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने पर जो नई चाल आती है उसको सापेक्ष यानी रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 और 30 यानी 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर दूरी को भी, ट्रेन की लंबाई भी जोड़ देंगे तो टोटल दूरी निकल आएगी। तो 130 और 120 कितना आ जाएगा? 250 मीटर, ठीक है। तो हमको समय बताना, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये जो हमारा टाइम होता है वो क्या था? d1 प्लस d2, और अपॉन में अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो s1 प्लस s2 था। तो टी यानी क्या है? पार करने में लगा समय एक दूसरे को। तो d1 प्लस d2 यानी दोनों, d1 प्लस d2 यानी d1 पहली ट्रेन की लंबाई, d2 दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो इन दोनों की लंबाई का सम कर देंगे तो कितना आएगा? 250 मीटर। और प्लस
इन दोनों की स्पीड जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50 मीटर। तो 5 से 5 गया, 5×25 तो कितना आ गया 5 सेकंड। टाइम कितना आ गया 5 सेकंड। बस नहीं आ रही है, टाइम कितना आ जाएगा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए फॉर अम्मा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है। 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन, दो ट्रेन है, एक मालगाड़ी है एक मेल ट्रेन है, ठीक है, समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने समय में के बाद मेल ट्रेन मालगाड़ी को पीछे छोड़ देगी? देखिए, मेल ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मालगाड़ी की स्पीड 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेन की लंबाई यानी d1 + d2 का मान दिया हुआ है, दोनों की स्पीड s1 और s2 दिया हुआ है, पार करने में लगा समय t निकालना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस बार ट्रेन जो है समान दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है। तो बस फर्क क्या पड़ेगा कि हाँ, S1 + S2 की जगह चाल को जोड़ने की जगह चालों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आई होप, मुझे भी लगता है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यदि आप इतने क्वेश्चन जितने मैंने आज करवाए हैं इनको आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका जो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चन, ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अभी मैं आगे की क्लास में और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप परेशान ना होइए। आप कई बच्चों के मन में ये आता होगा कि सर आप बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो हमसे पहले से आता है, तो परेशान ना होइए। अब जब जो भी मैं क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेके आऊँगा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप उनको देखिएगा, हवा नहीं लगेगी, विश्वास मानिए, है ना? लेकिन अगर आप आज की इस वीडियो को अच्छे से प्रॉपर से देखते हैं, समझते हैं, तो का ये वीडियो आगे के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, है ना? इसलिए मैंने सोचा कि एक आपका बेस बना दिया जाए, इसके बाद एडवांस क्वेश्चंस को किया जाए। तो यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, तो आपका अच्छा खासा बेस बन जाएगा। और एक बार फिर से प्लीज़ इन क्वेश्चंस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।